हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं इस पार्ट में वैदिक काल के बारे में। आर्य कैसे भारत में आए और लौह युग का शुरुआत कैसे हुआ, कौन कौन से वेद किस समय में लिखे गए, या उससे संबंधित लौह युग क्यों कहा गया, कौन सा उस समय पशु महत्वपूर्ण था, कौन से नदी महत्वपूर्ण थी जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा की गई है, कौन से देवता थे जिसको उस समय पूजा जाता था, कौन समय में, वैदिक काल में। तो उस सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जानते हैं वैदिक काल के बारे में। तो हमारा है वैदिक काल। वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो ये हमारा वैदिक काल कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो अन्य नामों की अगर बात करते हैं तो इसको कह सकते हैं आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, या फिर इसको हम कह सकते हैं लौह युग, यानी कि लोहा का खोज हुआ इसलिए इस समय को ही हम क्या कह दें, लौह युग भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ वैदिक काल दो भाग में बट गया। इसका दो भाग बट गया। कौन कौन सा भाग? वैदिक काल की अगर सिंपली बात करें तो इसका 1500 BC से 600 BC ये समय काल रहा है। BC मतलब बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा। और वैदिक काल इसको कहा क्यों गया? क्योंकि इस समय वेदों की रचना हो रही थी और वेदों की रचना के कारण ही इस काल को वैदिक काल कहा गया। आर्य सभ्यता क्यों क्या कहा गया? क्योंकि इस समय ही आर्य प्रवेश किए और आर्य प्रवेश यहाँ पे किए और इसलिए उनकी सभ्यता चलती रही, आगे बढ़ी। और लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ, इसलिए इसको लौह युग भी कहा गया। इसकी बात करें, इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक है सबसे पहला इसका हम देखें तो ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल कब से कौन से समय तक रहा? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1500 से लेके 1000 BC तक रहा, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहा? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय 3 वेदों की रचना हो चुकी थी इतना समय में, 1500 से 1000 ईस्वी में, इसलिए इसको वेद त्रयी भी कहा जाता है। यानी कि 3 वेदों की रचना हुई। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। ये 3 वेदों की रचना किसमें हुई? ऋग्वेद के समय में हुई। ऋग्वेद इसमें सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल कहा गया। दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल यानी कि इसके समाप्त के समय। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं इसका समय क्या रहा? तो इसकी अगर समय की हम बात करते हैं तो ये रहा 1000 BC से लेके 600 BC तक, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहा? उत्तर वैदिक काल। अब ये दोनों को साथ साथ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से समय में क्या था। तो ऋग वैदिक काल की अगर पूछेगा तो सामान्यतः हम देखने का प्रयास करते हैं इसमें। ऋग वैदिक काल के समय में अगर बात करें तो क्या उस समय अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर था? लोग खाने के लिए किस पे निर्भर थे? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वो मुख्य आधार था हमारा पशुपालन, यानी कि पशुपालन करके ही उस समय ज़्यादातर जीवन यापन किया जाता। मुख्य आधार जो अर्थव्यवस्था का था वो था क्या था? पशुपालन। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। अब इसमें हम देख लेते हैं तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? तो पशुपालन से हटके किस पे आ गया? कृषि पे आ गया। कृषि। उसके साथ साथ अगर मुख्य देवता की बात करें तो इस समय जो हमारा देवता थे वो बन गए प्रजापति। मुख्य देवता कौन हो गए? प्रजापति। लेकिन समानता अगर पूछेगा वैदिक काल के तो इंद्र ही हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार चर्चा जो की गई है वो इंद्र की ही की गई है, 250 बार। तो सबसे ज़्यादा चर्चा इंद्र की है, इसलिए आप अगर वैदिक काल में पूछता है कि कौन से प्रमुख देवता थे तो इंद्र थे। अगर ऋग वैदिक काल के पूछता है तो इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अगर अलग करके पूछता है तो प्रजापति थे। अब इस सभी की विशेषताएं हम जान लिए। अब इस समय की अगर हम बात करें तो सामान्यतः
इसको जंगल में लिखा गया। इस समय ज़्यादातर लोग जंगल से धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए थे इस समय। और ये पूरी सभ्यता जो थी, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। ये तो सामान्यतः हमने देख लिया, ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अब ये दोनों में छोटा सा अंतर क्या है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य आधार तक अर्थव्यवस्था का, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि बन गया। ऋग्वेदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बन गए। तो ये थोड़ा सा अंतर इसका था। अब देखते हैं सामान्यतः हम कि वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी, वैदिक काल की क्या विशेषताएं थी, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी उस समय। तो इसकी बात हम अगर करते हैं तो इस समय अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था हमने देख लिया, देवता उस समय के देख लिए। अब हम बात करते हैं कि इस समय की जब जो संस्था थी वो था गोत्र, गोत्र थी, जिसको उत्तर वैदिक काल के समय में था, उत्तर वैदिक काल में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे छोटा इकाई जो था इस समय, जो सबसे छोटा इकाई था वो था ग्राम, यानी कि गांव जिसको हम कहते हैं आज के समय में ग्राम। और ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामिक। जो अध्यक्ष होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक इसका अध्यक्ष होता था। इससे ऊपर क्या था, जन, या जिसको जनपद कहते हैं, इसका मुख्य क्या कौन होता था, तो राजा होता था। वैदिक काल की प्रमुख भाषा क्या थी, प्रमुख भाषा इस समय की थी संस्कृत। संस्कृत इस समय की क्या थी, सबसे प्रमुख भाषा थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो चर्चा की गई है, सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, तो प्रमुख नदी थी सिंधु नदी। लेकिन अगर पूछ देता है कि पवित्र नदी सबसे उसमें किसको माना जाता था, तो पवित्र नदी में कौन हमारा आ जाएगा, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी उस समय की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ये हमारा इस प्रकार से देखने को मिलता है विशेषताएं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस समय एक और बात थी, दो महत्वपूर्ण बातें इस समय की देखी जाती थी। गाय इस समय की सबसे महत्वपूर्ण पशु, पशु में कौन, गाय। ये नदी हो गया, भाषा हो गया, ये क्या हो गया, निवास क्षेत्र जहां लोग रह रहे हैं। ये क्या हो गया, गोत्र यानी कि संस्था हो गया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, गाय उस समय की सबसे प्रमुख पशु मानी जाती थी, लेकिन सबसे प्रिय उस समय के पशु जो थी वो गाय, और लेकिन सबसे ज़्यादा मानते थे उस समय के आर्य जो थे वो घोड़ा को, सबसे ज़्यादा मानने उस समय वो लोग को महत्व देते थे घोड़ा को। और पशु सबसे प्रिय पशु उस समय की क्या थी, गाय। और गाय के लिए होता क्या था उस समय, दो बातें थी। एक था अधन्य, इसको अधन्य माना जाता था, यानी कि मारने योग्य नहीं है, और जो मारेगा उसको मृत्यु दंड तक दिया जाता था। गाय उस समय इतना महत्व रखता था, जो गाय को अगर मारता है उसको मृत्यु दंड यानी कि अधन्य था। उसके साथ साथ गाय को जो है अगर हम बात करें तो गविष्ठी, इसके लिए गविष्ठी भी होता था, यानी कि गाय के लिए राजा जो है लड़ भी जाता था, युद्ध भी लड़ते थे गाय के लिए। तो ये सब जो है इस समय की प्रमुख बातें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमने देखा, और इस समय की पूरी जो समाज थी वो कैसी समाज थी, समाज जो था वो कैसा था, समाज जो था वो था पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। आज भी हमारा जो समाज है वो भी अभी भी पितृसत्तात्मक है, लेकिन समान करने का, एक बराबर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज की समाज जो कैसी समाज है, पितृसत्तात्मक। और उस समय की भी समाज जो थी वो क्या थी, पितृसत्तात्मक ही थी। और उस समय का जो लोग थे वो कैसे थे, उस समय का जो सभ्यता था वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। देखिए पिछले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा जिसमें वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन एक कौन सी सभ्यता थी, ये थी ग्रामीण सभ्यता। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हमने लगभग कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं, इस को एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। इसकी संस्था क्या थी, गोत्र थी। निवास क्षेत्र क्या था, सबसे छोटा इकाई जो था वो ग्राम था, जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था। और जन सबसे बड़ा इकाई होता था, जनपद, महाजनपद, जिसको कौन होता था, राजा होता था, जो कि पूरा क्षेत्र को कंट्रोल करता था। भाषा उस समय की प्रमुख कौन थी, संस्कृत थी। नदी कौन थी प्रमुख, सिंधु नदी, लेकिन पवित्र नदी उस समय की सरस्वती नदी थी।
पशु सबसे महत्वपूर्ण कौन था? गाय था। और लेकिन क्या था? अधन्य था, इसको मारने योग्य नहीं था, मारा अगर जो मारता है उसको मृत्यु दंड मिलता था। गविष्ठी, गाय के लिए युद्ध भी होता था। समाज उस समय की कैसी थी? पितृसत्तात्मक समाज थी, यानी कि पिता को ज़्यादा महत्व, यानी कि पुरुष को ज़्यादा महत्व था। उस समय की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सभी बातों को हमने देख लिया। और उत्तर वैदिक काल में लोहा खोजे, इसलिए लौह युग भी इसको कहा जाता है, लौह समय लौह काल भी कहा जाता है। और इस समय से हम इस समय के लोग युद्ध से परिचित भी थे, युद्ध से परिचित युद्ध के बारे में युद्ध लड़ते थे, क्योंकि इसमें आर्य आ चुके थे, तो आर्य युद्ध लड़ते थे। उन्होंने दशराज का युद्ध लड़ा। दशराज के युद्ध में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्य कैसे आए, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्य भारत में प्रवेश कैसे किए? तो आर्य की जब हम बात करते हैं तो आर्य भारत में प्रवेश कैसे किए? तो आर्य जो है वो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए, पाकिस्तान का जो भी क्षेत्र पड़ता है उधर से होते हुए सप्त संध्या क्षेत्र में आकर बस गए। यानी कि 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था वो 7 नदी के क्षेत्र में आकर बस गए। कौन? और वो आए किस लिए थे? उनका मकसद क्या था आने का? तो आर्य का आने का मकसद था चारागाह, यानी कि चारा के लिए वो केवल आए थे। अपने जो घोड़े होते थे, उनके गाय होता था, उसके चारा के लिए यहाँ पे आए और आके यहाँ पे बस गए। और उन्होंने आए जब, तो उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको हम कहते हैं दशराज का युद्ध, दशराज युद्ध। इसमें उस समय के छोटे छोटे 10 राजाओं और उधर से जो 10 राजा उधर का जो था प्रमुख रूप से कंट्रोल कर रहे थे आर्य के क्षेत्र से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे जो कंट्रोल कर रहे थे वो थे भरत। कौन थे? राजा भरत, जो कि उस समय युद्ध लड़े और उन्होंने जीता भी। इसीलिए इनके नाम पे ही माना जाता है कि हमारा देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो इस प्रकार से आर्य जो हैं वो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए सप्त संध्या यानी कि 7 नदियों के क्षेत्र में आकर बस गए। और आए किस लिए थे? चारागाह के लिए आए थे। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब बात आता है कि जो भाषा हमारा संस्कृत था, तो जो संस्कृत जानते थे, संस्कृत जो जानते थे उनको कहा गया श्रेष्ठ या कुलीन, और जो नहीं जानते थे उसको कहा गया निम्न, यानी कि सामान्य है, या फिर नीच माना गया। तो इस प्रकार से उस समय के जो है अगर व्यवस्था की बात करें तो इस प्रकार से जो संस्कृत जानते थे उनको श्रेष्ठ। अब बात करते हैं कि जो वैदिक काल में अगर बात करें तो जो हमारा वैदिक काल रहा, इसकी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण एक और आता है कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे इसको किस प्रकार से भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलाया। तो अब बात करें आर्यकरण की, यानी कि आर्य ने अपना विस्तार किया। तो उस समय कैसे कैसे विस्तार किया गया? तो उत्तर भारत में जो विस्तार किया आर्यकरण जो किए वो थे गौतम राहुगढ़ ने किस तरफ आर्यकरण किया? आर्यकरण उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में कौन किए? तो दक्षिण भारत में किए थे गौतम ऋषि, अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत में आर्यकरण किया। और माना जाता है कि अगस्त ऋषि जब पटना के जो गंगा नदी है वो गंगा नदी पार कर रहे थे, मुंह में आग का गोला लेकर, रात के समय था तो मुंह में आग का गोला लेकर जो है गंगा नदी पार कर रहे थे और उनके मुंह से आग का गोला गिर गया। तो वो आग का गोला गिरने के कारण उन्होंने उस समय कहा कि ये अछूतों की भूमि है। कैसी भूमि है? ये अछूतों की भूमि है, यानी कि अछूत यहाँ पे रहते हैं, इसलिए हमारा जो है इतना महान ऋषि मुनि, हमारे पास इतना ज्ञान, इतना सब कुछ है, फिर भी हमारा जो है आग का गोला गिर गया, क्योंकि ये क्या है? कौन सी भूमि है? अछूतों की भूमि है। पटना को उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार से जो है अगस्त ऋषि ने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण भी किया। तो इस प्रकार से वैदिक काल के बारे में सामान्यतः तो ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको हमने इस पार्ट में देखा, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे दिए जाते हैं। तो इस सभी को आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो इस पार्ट के लिए इतने ही, मिलते हैं नए पार्ट में फिर से आगे की बातों को जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।